साहब वो ज़ाहिर तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, उनकी बातों से ज़ाहिर इत्तेफ़ाक है और कुछ ज़ाहिर सोचते भी हम अपने नुक़्ता नज़र से सोचते हैं, क्योंकि अपनी एक सोच है, फ़िक्र है, फ़लसफ़ा है, नज़रिया है। इल्हाक़ होना या सिस्टम को साथ लेके चलना, ताकतवर खामोशी ज़रा प्लीज़ इख्तियार करें। वो एक सिस्टम के बदलने के लिए, हमारे निज़ाम के बदलने के लिए कुछ आपको अहद और पैमान तो करने पड़ते हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह कारकुनों का ज़िक्र हुआ, बात भी हो रही, कर भी रहे हैं। नौजवान, आप अपने कारकुनों को फिर कोई शहीदों का अवार्ड भी दें, आप उनके लिए उनकी कुर्बानी क्यों लिए, अगर वो गाजी हैं, हयात हैं, तो उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए आप कोई तकरीब रखें, कोई प्रोग्राम रखें, जो उनके वारिस हैं या जो हयात हैं या जो सिंबल हैं। कारकुनों को बेयारो मददगार, जो मैं कह रहा हूँ अक्टूबर में हुआ है, जो 2007 में जो सितंबर में हुआ है, किस पार्टी के इतने शहीद कारकुन हुए हैं समेत उनके मोहतरमा की, और वो सारा जो जुल्म ज्यादती वो अमेरिका का, क्यूबा की तारीख आप सबने पढ़ी होगी, जो जिस तरह कास्ट्रो डटा रहा, जिस तरह उन्होंने अपनी जरी जमीनें अपना सब कुछ दिया, 95 की उम्र में वो मरे तमाम तरह हमलों के बावजूद 500-600, पता नहीं अपना अपना खुदा है या क्या, वो अपनी अपनी निज़ाम है। बहरहाल जो सिस्टम है उसको लेके चलने के लिए आप लोगों की पार्टी, ज़ाहिर कुछ इख्तिलाफ होते हैं, आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं तो इख्तिलाफ करते हैं ना, कि काश आप लोग सिस्टम को जिस तरह भुट्टो साहब लेके चले थे वो कायम रहता। अमेरिका का जबर तो बता दिया कि हमारे साथ हम तो किसी आते नहीं है शुमार में, लेकिन निज़ाम है सर। मैं अब चौधरी मंजूर साहब से दरखास्त करूंगा, हमारे बड़े सीनियर ये प्रोग्रेसिव भी हैं, पढ़ते भी हैं, उनको ज़रा जो गोसा साहब कहते हैं कोई शायरी हम जरूर सुनेंगे, लेकिन पहले ज़ाहिर ख्याल भी करेंगे कुछ चीज़ों की जो हमने इनसे दरखास्त की अपने कारकुनों के लिए, अपने सिस्टम को बदलने के लिए। हमारे बड़े प्रोग्रेसिव और पहले भी आते हैं। वेलकम सर। मेरे सीनियर्स शायद महमूद, नदीम साहब, खालिद जान साहब, आवासाकी साहब बैठे हैं, सारे दोस्त कॉमरेड्स यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मुझे एक्चुअली हुक्म हुआ था बैरिस्टर मकसूमा साहिबा का, तो हम जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग होते हैं, इलेक्शन लड़ने वाले लोग होते हैं, उनके लिए जुम्मा, हफ्ता, इतवार अपने हल्के से निकलना ज़रा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनका हुक्म था और मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी कि मैं जाऊं और ख़ास तौर पर उनको खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करूं। हमने मोहतरमा फरखंदा बुखारी साहिबा के साथ बहुत थोड़ा काम किया है। हम उस वक़्त स्टूडेंट थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, तो बुनियादी तौर पर मुझे याद है ज़ियाउल-हक के दौर में, जिसमें डॉक्टर खालिद जान साहब ने और शाहिद साहब ने भी और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की हैं, तो उसमें लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि ज़ियाउल-हक के दौर में जो पूरी जिदोजहद थी वो 3 जगह पे सिमट आई थी। लाहौर हाई कोर्ट में सियासी कारकुनों का वहाँ पे मौजूद होते, पार्क टी हाउस, यहाँ पे जो शोरा, अदीब और जो उस तहरीक को अपनी तहरीरों, अपनी शायरी के ज़रिए जो उसको फराहम करते थे, सारी बुनियादें फराहम करते थे, और जो हम स्टूडेंट थे, हमारा जो जगह होती थी जहाँ पे हम बैठकर सारी मूवमेंट्स करते थे, वो गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन हुआ करती थी। तो गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन से चूँकि पार्क हाउस रास्ते में पड़ता था और कभी कभी हम भी आ जाते थे, और यहाँ से फिर हाई कोर्ट जाना होता था, तो ये एक चेन थी। और डॉक्टर साहब, आप बच्चों के दिलों के डॉक्टर हैं, आपके दोनों वालिदैन जो थे इस मुल्क के और सारी दुनिया के दुखी इंसानों के दिलों के डॉक्टर थे। उन्होंने इस मुल्क के, इस दुनिया के मजलूमों के लिए लिखा, उनके लिए सोचा। और एक फर्क ये है कि कुछ लोग सिर्फ लिखते थे, कुछ लोग सिर्फ सोचते थे,
और कुछ लोग सिर्फ जिद्दोजहद करते थे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोचा भी, जिनकी फिक्र थी, सोच थी, जिन्होंने लिखा और अमली जिद्दोजहद भी की। वो बहुत कम लोग थे। उनमें आप शोहरत बुखारी साहब को और ख़ास तौर पर मोहतरमा फरखंदा बुखारी साहिबा को इस मुल्क के अंदर दो हवालों से मैं उनको देखता हूँ। एक जिद्दोजहद का जो उन्होंने अलम उठाया था, और दूसरा एक औरत होने के नाते बेगम नुसरत भुट्टो के बाद मैं कभी कभी शायद साहब कहा करता हूँ कि हम अक्सर उनको ना अंडरमाइन करते हैं पूरी स्ट्रगल के अंदर, बेगम नुसरत भुट्टो का। लेकिन अगर मैं गौर करूं तो अगर पूरी एक जंजीर के अंदर बेगम नुसरत भुट्टो को निकाल दिया जाए तो वो पूरी जंजीर टूट जाती है। अगर उनकी खुशकिस्मतियों को देखें तो एक वजीर आजम की बहू, एक वजीर आजम की बीवी, एक वजीर आजम की माँ और एक सदर पाकिस्तान की सास। और अगर बदकिस्मतियों को देखें तो जैसे ये चार मैंने गिनी, वैसे ही पहले खामन को कत्ल किया, फिर एक बेटे को, फिर दूसरे बेटे को, और फिर बेटी को, और खुद भी वो जो कजाफी स्टेडियम के अंदर उनको लाठी लगी थी उसकी वजह से वो डिटीरियोरेट हुआ था उनका जो माइंड। तो उनकी जिद्दोजहद भी बढ़ी। और उनके बाद मोहतरमा फरखंदा बुखारी साहिबा को मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो चूंकि बहुत सारी खवातीन हैं, शाहिदा जबी हैं, मैं अभी उनके घर से आ रहा हूँ, उनके खामन की डेथ पे फातिहा के लिए गया, तो बहुत सारी जुबैदा मलिक हैं, बहुत सारी और भी। तो मोहतरमा फरखंदा बुखारी साहिबा का जो मुकाम है पाकिस्तान के अंदर, एक तरफ अदब के अंदर, एक तरफ स्ट्रगल के अंदर, उन्होंने इसको जोड़ा है और अमली तौर पर जोड़ा है। अब मेरा ख्याल है कि उनको अभी कुछ लोग क्रिटिक भी है उनकी जो किताब है उनके, कि वो उसमें पॉलिटिक्स ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का एक और भी काम करने वाला है यहाँ पे, अगर कोई करना चाहे तो, जो इस मुल्क की जो पॉलिटिकल लिटरेरी हिस्ट्री है उस पर भी बहुत कम काम हुआ है, उस पर अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है। शायद साहब उसमें से कुछ चीजें उठाकर, चूंकि उनका और एक फील्ड है उसमें बहुत सारा काम करते रहते हैं, लेकिन ये एक और है। मैं अभी शाहिदा जबी से बात कर रहा था उनके घर पे, कि अगर उनको कहा जाए कि आप किताब लिखो तो वो नहीं लिख पाते। हाँ, हम एक ऑरल हिस्ट्री में, डॉक्टर साहब मेरी तरफ बैठे हैं, हमारे कल्चरल विंग के प्रेसिडेंट हैं, एक ओरल हिस्ट्री पे कुछ लोग जो जिंदा रह गए हैं उनको कोई ऐसा मैकेनिज्म फराम कर दिया जाए कि वो अपनी कहानी उसमें सुनाए और फिर उसको कोई लिख दे। हाँ, अगर बहुत सारे लोग हैं, मतलब हम जो लोग हैं जो अमली तौर पर काम करते हैं, सो एक ये बात है। मैं समझता हूँ कि उनके हवाले से जितना भी उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को ये दोनों जो हजरात थे उन पे काम किया जाए, उन पे बात की जाए, वो कम पड़ जाएगा। मैं बात तो नहीं उधर लेकर जाना चाहता था, लेकिन कुछ मुकर्रीन ने कुछ बातें की हैं, आपने भी मुझे हुक्म किया। वो फिर एक मोमेंट होता है जिसमें मैं बिल्कुल सोच कर नहीं गया था। तो मैं असेंबली में गया जब ओल्ड पार्लियामेंटेरियंस का था, तो उसमें मुझे एकदम से कहा गया कि आपने स्पीच करनी है। तो उसमें एक वो जो हम बोलने वाले होते हैं उनको भी पता नहीं फिर कहाँ से आमद हो जाती है। तो उसमें मैं ऑनेस्टली समझता हूँ कि इंसानी तारीख के अंदर जो मेरा पसंदीदा कैरेक्टर है उनमें से एक बीबी सैनब का है। मैं उनको एक तारीखी इस्तारे के तौर पर देखता हूँ तारीख के अंदर, इंसानी तारीख के अंदर। तो मैं कभी सोचता हूँ, मुझे एक दोस्त ने कहा कि हम तो बहुत ज्यादा मजहबी आदमी नहीं है कि आपको ज़ियारत पे लेकर जाना है, सारा खर्चा हम उठाएंगे, 5 स्टार होगा, सारा कुछ होगा। तो मैंने उनको कहा कि मेरी एक शर्त है छोटी सी। बोले क्या? मैंने कहा मुझे फिर उस रास्ते से ले जो जिस रास्ते से उनको लेकर गया।
ये तो शायद मुमकिन नहीं है, वहाँ पे वो हालात अब ऐसे नहीं है कि आप उस रास्ते पे जा सके। मैंने कहा जब भी हालात ऐसे होंगे तो फिर जरूर चलेंगे। क्योंकि मैंने जो जो लफ्ज इंग्लिश का डिफाइंस है उसमें एहतजाज भी आता है, उसमें इनकार भी आता है, उसमें लड़ाई भी आती है, उसमें जिद्दोजहद भी आती है। वो जो डिफाइंस उनका है, कह देना आसान है कि किसी के सामने उनके भाइयों को ज़िबा कर दिया जाए, उनके बच्चों को ज़िबा कर दिया जाए, उनके सारे खानदान को ज़िबा कर दिया जाए, वो बच्चों और औरतों को लेकर कितने 100 किलोमीटर का सफर करें और फिर जाकर यजीद के दरबार में जो खुतबा है उस दिन उसने यजीद की हुकूमत को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, हिलाकर नहीं रख दिया, खत्म कर दिया। तो वो जो इस्तारा है, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो तो अपने आप को वो कनीज़े करबला कहती थी, तो उन्होंने भी वो अलम उठाया था जब उनके बाप को कत्ल किया गया था, जब उनको सखर की जेल में, ये कह देना काफी है, यहाँ पे लोग नहीं जेलों में रहते, बाहर चले जाते हैं। सखर की जेल में जब 51 की डिग्री में सखर की जेल में कच्ची जेल हो और 25-26 साल की एक लड़की हो, जरा चश्मे तसव्वुर से तो देखिए कि वहां पे 2 साल उसको रखा जाए। और मुझे अब वो जाम साकी साहब की किताब से पढ़ने को मिला कि जाम साकी साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एक दिन कोई बर्फ का एक टुकड़ा भेजा गर्मी में। तो वो जाम साहब लिखते हैं कि जब मैंने भेजा तो पूछा कि किसने भेजा, उन्होंने कहा ये जाम साकी साहब आए। बीबी उनको कहा करती थी कि आप भी मेरे बाबा की तरह बड़े जज्बाती हैं जाम साहब। तो बीबी ने कहा शुक्रिया के साथ वापस कर दिया। तो जाम साहब ने जब जो बंदा लेकर आया तो पूछा क्या कहा उन्होंने, तो कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि मैं इसकी आदी नहीं होना चाहती। तब जाकर वो रेजिस्टेंस मुकम्मल होती है। मैं ये समझता हूँ कि आज पीपल्स पार्टी के बारे में मुझे अगर कभी शायद साहब कोई जेल वेल करवाएं तो मैं भी लिखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो हम इस वादी खारजार में हैं कि जहाँ पे हमें टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए भी। तो पीपल्स पार्टी की एक जो तारीख है मैं उसको और एंगल से देखता हूँ। पीपल्स पार्टी की तारीख के बारे में बहुत लिखा और कहा गया है। पीपल्स पार्टी कोई स्टैटिक पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी 67 में बनती है, 67 में, तो उसको 68-69 की एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट मिलती है जिसके अंदर से वो पार्टी एक अवामी पार्टी इस मुल्क के मेहनत कशों के उमंगों की तर्जमान बन जाती है। इस मुल्क के मजदूर, इस मुल्क के किसान, इस मुल्क के नौजवान, इस मुल्क के तालिब इल्म, इस मुल्क के कुचले हुए तबकात अपना सब कुछ उसमें दे देते और फिर वो रेजिस्टेंस चलती है अयूबी दौर के खिलाफ, याया खान के खिलाफ, और फिर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है। मैं पीपल्स पार्टी का जो दौर इक़्तिदार है उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके देखता हूँ। एक रिफॉर्म्स का दौर है जो प्रो पीपल रिफॉर्म्स है, वो 72 से 74 का दौर है, और एक फिर रद्दे इस्लाहात का दौर है जो 74 से 76 या 77 तक आता है। फिर पीपल्स पार्टी वापस रेजिस्टेंस की तरफ जाती है ज़िया-उल-हक के दौर में, और उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। वो 79 से 81 तक, 80 तक एक और दौर था, 77 से 79 तक, 79 से लेकर 81 तक का और दौर था, 83 तक का और दौर था। पीपल्स पार्टी के कारकुन तो दहशतगर्द थे। एक सियासी असीराने रिहाई कमेटी बनी थी, आबा साकी साहब मेरे ख्याल चले गए। आबा साहब, एक मेरी गुजारिश होगी आपसे, 2 लोगों को आप दिन बनाए वहां पे, एक चौधरी लियाकत बड़ाइश साहब का और एक आपके अपने उस्ताद असर खादम साहब। उन्होंने सियासी असीराने रिहाई कमेटी बनाई
तब पहली बार वो दहशतगर्द सियासी असीरान बने। अब मसला ये है कि हमारे दोनों कॉमरेड्स ने बात की है, मैं आगे उसका पूरा मैं यहां तक आ सकता हूं। नवाज शरीफ के साथ सुलह आसफ जरदारी ने नहीं की थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की, वो जद्दा गई। और आसफ अली जरदारी वो विक्टिम थे मियां नवाज शरीफ के, जो उस वक्त भी जेल में पड़े हुए थे, उन्हीं के डाले हुए जेल में पड़े थे। और मोहतरमा ने जाकर वहां पे ARD की बुनियाद रखी। और बीबी का भी अजीब था, बहुत सारे लोगों से पूछा, लोग मना कर रहे थे, उसने ARD बना ली। उसका विजन था कि ये रेजिस्टेंस करनी पड़ेगी फिर आमरीत के खिलाफ। मुझे जो एतजाज साहब एक दिन बता रहे थे कि जब ये मोहतरमा कलसूम नवाज उनके पास गई, मुझे अगर 1-2 मिनट वो बताते हैं कि मेरे पास आ गई तो बाहर से आकर किसी ने बताया कि मोहतरमा कलसूम नवाज आई। तो एतजाज साहब कहते हैं कि मैंने अपने जूनियर को भेजा के जाकर देखो ये आप कौन सी कलसूम नवाज। वो जाकर देखा तो वापस आए तो उन्होंने कहा जी कि कलसूम नवाज मियां नवाज शरीफ की बीवी जब वो जेल में किले में थे, मोहतरमा फरखंदा बुखारी भी रही है अटक किला में, और वो भी कहते हैं मैं गया फिर बाहर गया, खुद उनको अंदर लेकर आया तो मुझे आकर कहती हैं कि मुझे बड़े मियां साहब ने भेजा और कहा है कि आप उनका केस करें। जो साहब कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि मैं कैसे केस करूं, मैं तो उनके खिलाफ हूं पड़ा, और अगर मैं केस हार गया तो ये कहा जाएगा कि आपने जानबूझकर हारा। तो कहती कि नहीं, वो आप ये मियां साहब से बात कर लें। उन्होंने मेरी बात कराई मियां शरीफ साहब से। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मेरी सिर्फ एक शर्त है। कहते क्या? कहते हैं कि मैं मोहतरमा से बात करूंगा, अगर उन्होंने इजाजत दी तो केस करूंगा, वरना नहीं। कहते मैंने फोन किया बीवी को, बीवी दुबई में, कि मोहतरमा ये मेरे पास कलसूम नवाज आई। क्या एतजाज कलसूम नवाज? कि यस। क्या कह रहे हैं आप? कलसूम नवाज द वाइफ ऑफ नवाज शरीफ? क्या यस। आर यू श्योर? एतजाज कि यस बीबी श्योर, देख लें वही थी। उनका जी वही। तो क्या बात हुई? उन्होंने कहा केस करें। तो आपने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा कि मैं बीबी से बात करूंगा, सिर्फ एक ही मेरी शर्त है, अगर उन्होंने इजाजत दी। अच्छा, गिव मी सम टाइम। बीबी ने अगले दिन शाम को दोबारा उसी वक्त फोन किया। तो बीबी कहती हैं कि एतजाज मैंने अपनी पार्टी के 24 लोगों से बात की है, CEC के सीनियर लोगों से, उनमें से 21 ने कहा है कि केस नहीं करना, और 3 ने कहा है कि कर लें। जो एतजाज साहब कहते हैं कि फिर मोहतरमा मेरे लिए क्या हुक्म है? तो बीबी कहती हैं कि एतजाज आई विल गो विद दीज 3 पीपल। ये फर्क था बेनजीर बाकियों से, क्योंकि उसने लड़ाई, मैं भुट्टो साहब को एक बड़ा मतलब एक विजनरी लीडर मानता हूँ, लेकिन स्ट्रगल बेनजीर भुट्टो की ज्यादा है। जुल्फकार अली भुट्टो के बाप को किसी ने कत्ल नहीं किया, उसके भाई को किसी ने भाइयों को कत्ल नहीं किया। बेनजीर भुट्टो की जो स्ट्रगल है वो ज्यादा बड़ी स्ट्रगल है, और उसके लिए आसफ जरदारी ने भी पे किया है, बहुत उसको पे किया है। वो मुझे याद है कि वो कहा गया कि आप तलाक दे दे बेनजीर भुट्टो को, तो आप जहां पे जाना चाहते हैं चले जाए, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो हम आपको बनाने के लिए तैयार हैं। ही रिफ्यूज्ड। तो कॉमरेड आप मैं कुछ 2-3 गुजारिशात कॉमरेड से भी करना चाहता हूँ। लीव असाइड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस पर फेजेस आती रहती हैं, मुख्तलिफ स्ट्रगल के पीरियड है, और मुख्तलिफ पीरियड है जिसमें मैं पार्टी के अंदर बात करता हूँ। मैं शायद मैं भी अलायंस के खिलाफ मैंने सबसे लंबा आर्गूमेंट CEC के अंदर किया हो, लेकिन मैं जब फैसला हो जाता है मेजॉरिटी से, फिर मैं उसको मानता हूँ, एक डेमोक्रेट की तरह मैं उसको तस्लीम करता हूँ।
कॉमरेड, अभी आपने एक मजाक के तौर पर अभी आपने कहा कि हमारी तो हुकूमत कम्युनिस्टों की नहीं आनी, अगर अमेरिका इन्हें इजाजत नहीं देनी, और अगर अमेरिका की इजाजत से कम्युनिस्टों की हुकूमत आनी है तो फिर रहने ही दें। मैं सिर्फ मेरी गुजारिशात है तो इस वक्त दुनिया के अंदर जो लड़ाई हो रही है वो राइट और एक्सट्रीम राइट की हो रही है, बायां बाजू किधर है। मैं जो मुझे तारीख का इल्म है, पहली बार फ्रांस के अंदर सोशलिस्ट पार्टी पहले मरहले से आउट हुई है, और फर्क कितना है, बहुत थोड़ा। जो कम्युनिस्ट पार्टी ने वोट लिए थे, अगर वो वोट तकसीम ना होते तो फ्रांस की जो सोशलिस्ट पार्टी है वो पहले मरहले से आउट ना होती। यही चीज इटली में दोहराई गई है। अब मुझे ये बताएं कि अमेरिका में ट्रंप, बर्तानिया में बोरिस जॉनसन, फ्रांस के अंदर मैक्रोन, और वो जो दूसरी फार राइट की खातून थी, अब इटली के अंदर जो जीत कर आई फार राइट, इंडिया में मोदी, ब्राजील में के अंदर बोल्सोनारो, वो इन सबसे ज्यादा जो रिएक्शनरी है वो है ब्राजील के अंदर है, और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान। और ये कहते हैं हमने 26 साल स्ट्रगल की है, जिदोजहद की है। ये जनरल टू जनरल स्ट्रगल है, हमीद गुल से जनरल पाशा तक और जनरल पाशा से जनरल बाजवा तक। जब बीच में वो एक और भी आ जाता है जो इनके पिछले मार्च की तारीख पे था। अब पता नहीं इन्होंने लफ्जों के मानी तब्दील कर दी, ये एक और अलमिया। इस पे लिखने वालों को काम, मुझे याद है मैंने एक स्पीच की जब इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ा, तो पाकिस्तान उसका नाम रखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट। मुझे याद है मैं असेंबली का मेंबर था, तो मैंने उस वक्त कहा कि मेरा अलमिया इस वक्त ये है कि इन्होंने लफ्जों के मानी तब्दील कर दिए। अगर मैं अपने आप को पैट्रियट कहूं तो मैं अपनी पार्टी का गद्दार हूं। यही कैफियत आज की। लेकिन क्या बायां बाजू आज का इसके लिए तैयार है? मुझे दुनिया का कोई एक बड़ा शहर बता दे जहां पे बाएं बाजू को तो छोड़े, जहां पे मेहनत कशों की कोई अवामी पार्टी जीत रही है। और अगर नहीं तो इसका जवाब किसने देना है? बाएं बाजू के नजरियादानों ने देना है। क्या कोई नजरिया तख्लीक हो रहा है? नहीं हो रहा। ये अलमिया है बाएं बाजू का। पार्टियां बन रही, तंजीमें बन रही, वो एक पार्टी बनती है पहली इनकलाबी पार्टी, वो 4 लोग इकट्ठे होकर बनाते हैं, वो 4 साल बाद 4 पार्टियां उसमें से निकल आती हैं। चूंकि वो तंजीम खेल रहे हैं, नजरिया तख्लीक नहीं हो रहा। बाएं बाजू के लोगों को, बाएं बाजू के नजरिया दानों को आज ये बात समझनी पड़ेगी। आज के इश्यूज क्या है? मसलन कार्ल मार्क्स जो सबसे मशहूर चीज थी, या सबसे बड़ी चीज थी, सरमायादारी। और एक और बात है, अजीब बात है, हम सारा दिन बातें करते हैं। कार्ल मार्क्स की जो सबसे बड़ी तसनीफ है उसका नाम क्या है? सरमाया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो बड़ा चंद पेजेस का नाम है। उसने अपनी जिंदगी के 28 साल यहां पे सरमाए को समझाने में लगा दिए। अब वो कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं था, इकोनॉमिक्स तो उसने अपने दोस्तों से सीखे। बेसिकली वो फलसफादान था, फिलोसफर था। अब उसने जो ओवर प्रोडक्शन की बात की थी उस वक्त, कि सरमायादारी के अंदर बहरान आता है जब ये ओवर प्रोडक्शन करता है। इन्होंने कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के जरिए मार्केट को मॉनिटर कर लिया है, ये ओवर प्रोडक्शन करता ही नहीं है। तो इसका मतलब मार्क्स गलत हो गया। अगर ओवर प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन बहरान तो आ रहे हैं, रिसेशन तो 2008 में भी आया था, अब भी आने वाला है। 23 प्रोडक्शन जो है प्रेडिक्शन हो रही, ब्लूमबर्ग कह रहा है, वो राइट विंग का सारे कह रहे हैं। अब क्या वो मार्क्स गलत हो गया? नहीं। अब इसको कोई तख्लीक करे, आगे तो लेकर जाए। मार्क्स कोई पैगंबर तो नहीं था।
अब उसके अंदर कोई आप उससे बात आगे नहीं उसके नजरिए को लेकर आगे नहीं चल सकते। इस वक्त बाएं बाजू का अलमिया ये है कि नजरिए की तख्लीक नहीं हो रही। मसलन एक है कॉमरेड जो अब दुनिया में नहीं रहा, उसने इसको डेवलप किया। उसने कहा कि टुडे द क्राइसिस ऑफ द इंपीरियलिज्म इज द क्राइसिस ऑफ द ओवर कैपेसिटी। यानी उसको उसने आगे बढ़ाया कि इनके पास कैपेसिटी मौजूद है। हाँ, आज दुनिया की ओवर कैपेसिटी का उसका मतलब क्या था कि अब ये ओवर प्रोडक्शन नहीं करते। इन्होंने कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के जरिए मार्केट मॉनिटर कर ली। सुपर कंप्यूटर के जरिए मार्केट मॉनिटर करने के लिए पैदा ही नहीं करते, और उनके लिए मार्केट इंसान नहीं है, कुव्वते खरीद है। तो आप 1 अरब इंसान हो, पाकिस्तान से ज्यादा कुव्वते खरीद 40 लाख लोग जो नॉर्वे में रहते हैं उनकी ज्यादा कुव्वते खरीद है, वो ज्यादा बड़ी मार्केट है। अब सवाल ये है कि क्या हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि आज के सवालों के जवाब हम दे रहे, नहीं दे पा रहा बाया बाजू। मसलन क्या जो आज सारी दुनिया के तमाम तर इंसानों की तमाम तर बुनियादी जरूरियात, और उसमें जो कल लग्जरीज थी, जो फ्रिज थी, जो टीवी था, जो लग्जरीज थी, ये भी आज पूरी हो सकती है। ये दुनिया की सिर्फ एक कंपनीज जो है मल्टीनेशनल, वो सारी दुनिया के लोगों की तमाम तर बुनियादी जरूरियात पूरी कर सकती है, लेकिन वो पैदा ही नहीं कर रहे। वो तो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, प्रोडक्शन को रोक रहे हैं, रोक कर मुनाफा कमा रहे हैं। मसलन अगर जो एसीसी है, अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन है, वो दुनिया के तमाम इंसानों को उनकी जरूरियात के मुताबिक 5 साल के अंदर एक घर बना के दे सकती है, नस्लें तमाम दुनिया के लोगों को खुराक दे सकती है, नहीं दे रही। अब ये सवालात हैं और नए सवालात हैं। नए सवालात क्या है? मुझे चाइना जाना हुआ, हमारा एक डेलीगेशन गया, तो उन्होंने कोई 30-35 ममालिक के डेलीगेशन बुलाए। पहले हमें एक फैक्ट्री में लेकर गए जिसमें काम हो रहा था, मैनुअल काम हो रहा था। फिर वो दूसरी फैक्ट्री में हमें लेकर गए जिसमें पॉलीथीन पेपर बन रहा था, उसमें ये प्लास्टिक की सारी चीजें बन रही थी, इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी, सारे के लिए। और उसमें सिर्फ 3 जर्मन इंजीनियर खड़े थे, वो सारी ऑटोमेशन के थे। अब क्या बाएं बाजू के नजरियादानों के सामने सवाल है, आप ऑटोमेशन की मुखालफत करेंगे? आप रोबोटोलॉजी की मुखालफत करेंगे? आप कंप्यूटर की मुखालफत करेंगे? आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसका जो रोबोट्स के साथ रिलेशन बना है, जो हरारी ने बयान किया है, जो इजरायली एक हिस्टोरियन है, जो उसने अपनी तीन किताबें जो उसकी बेस्ट बुक्स है, उसके अंदर जो बात की है और जो उसने कहा है कि 15 से 20 साल बाद आने वाली दुनिया जो होगी, ये दुनिया ही नहीं होगी। मतलब मैं अभी शाहिदा जबीन के घर नेविगेशन पे गया हूँ, आप जरा तसव्वुर तो करें, एक किताब लाइब्रेरी से हम ले जाते थे, अगर आप ले गए तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, किताब वापस आए तो मैं इशू कराऊं। आज एक किताब को एक टाइम पे करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं। और नेविगेशन जरा इस इजाद को देखिए कि एक वक्त पे समंदरों में, फजाओं में, जंगलों में, शहरों में, पहाड़ों में, हर जगह पे एक टाइम पे अरबों इंसानों को वहां पे ले जाकर एग्जैक्ट पता समझा रही। अब ओवर कैपेसिटी की जो बात है वो सिर्फ सिंपल और सादा है कि उनके पास पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी मौजूद है, पैदा नहीं कर रहे। मसलन जो ये फ्रिज बनाने वाली ये टोयोटा कार कंपनी है, ये 1 साल के अंदर अगर अपनी पूरी पैदावार दे दे तो दुनिया के हर इंसान को उसकी जरूरत के मुताबिक कार दे सकती है। अगर वो कर दे तो प्रॉफिट नहीं दे सकती। मैं बहुत नजरिए का बंदा, मुझे समझ नहीं है कि जाहिल आदमी हो, मुझे नहीं पता कि वो नजरिया क्या है। एक तरफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी सलाहियत मौजूद है और दूसरी तरफ जरूरत मौजूद है, ये दो इंतहाओं पे खड़े। अब इसको जो पैदावारी सलाहियत है, इसको इस जरूरत तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा।
इसके दरमियान कोई चीज है, वो प्रॉफिट है, वो रेट ऑफ प्रॉफिट है, उसको बस निकालना है। इसके लिए कोई मुझे किसी के फतवे की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसको सोचने की जरूरत है। और आज इन सवालात के जवाबात बाएं बाजू को देने की जरूरत है। और मेहनत कशों का प्रॉब्लम क्या है? हमारा बाएं बाजू का अलमिया ये है कि हम अपनी अपनी पार्टी, वो मुझे याद आ गया कि एक बार निजामुद्दीन, वो बड़ा फिट थी उसके अंदर, वो कहते हैं कि मैनू हाकी वालियां दी समझ नहीं आती, एक गेंद दे पिछे 22 बंदे भजे फिरदे, भला तुसी अपनी अपनी ले लो। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬਾएं ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। दो को दर्जन पार्टियां थे मेरे ख्याल लाहौर से अच्छा चलो खैर, मेरा ये नहीं है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये सजेशन, मैं ये बाएं बाजू से डिमांड कर रहा हूं कि नजरिया तख्लीक नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम सरमायादारी का और उसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई है उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। आप तंजीम के जरिए मुकाबला नहीं कर सकते। लेनिन से किसी ने पूछा था ना कि तंजीम क्या है, पार्टी क्या है, उसने कहा सबसे पहले नजरिया, फिर उसने कहा नजरिया, फिर उसने कहा नजरिया, फिर उसने कहा तरीकेकार होती है, फिर एक लायामल होती है, फिर एक हिकमत अमली होती है, फिर एक तंजीम होती है, और फिर जाकर पार्टी बनती है। हम पार्टी पहले बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं, कहते हैं अच्छा हम मंशूर बाद में इसका लिखेंगे। अब प्रोसेस के अंदर है। मेरे नजदीक जो क्रिटिसिज्म है पीपल्स पार्टी पे, इससे पहले जरा बोल्शेविक पार्टी की तारीख जरूर पढ़ लीजिए, और मुझे RSDLP जो थी, जिसके अंदर वो धड़ा मौजूद था, बोल्शेविक, मेंशेविक, सोशलिस्ट सारे मौजूद थे, उसकी भी हिस्ट्री पढ़ ली। कि लेनिन को जब कहा गया कि आप इतनी ताकत रख ली है तो निकले अपनी पार्टी ऐलान करें, वो कहते कि नहीं, मैं नहीं बाहर जाऊंगा, मैं अपने तबके का आखिरी बंदा भी यहाँ से जीत कर जाऊंगा, मैं इधर ही रहूंगा। लेकिन RSDLP भी कितनी बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी थी, तो उसके अंदर फैक्शंस मौजूद थे, पार्टियां मौजूद थी, मेंशेविक मौजूद थे, बोल्शेविक मौजूद थे, तो हमें भी उससे लर्न करने की जरूरत है। आज के दौर में आप वो पार्टी नहीं बना सकते। इसने एक क्लिक के जरिए जो रसाला, मुझे याद है कि शायद मैं बच गया हूँ, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एक कॉमरेड आया, तो उसने आकर मुझे कहा कि ये एक लिफाफा है, ये आप फलां बंदा इस नाम का, आपका नाम लेकर वो आएगा तो उसको आपने दे देना। मैंने देखा नहीं उसको क्या था, बंद था। वो एक बंदा आया, उसने कहा जी गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन से आपका नाम मंजूर है। मैंने कहा जी। उसने कहा आपके पास कोई अमानत है? मैंने कहा जी। मैंने कहा जी आप बताएं कोई निशानी, जो बताई नहीं, वो दे दी। उस पर बाद में पैम्फलेट केस हुआ, वो उसके अंदर पैम्फलेट था जो यहाँ पे तकसीम हुआ, 14-14 साल लोगों को सुनाए हुए, तो मैं बच गया। अब वो पैम्फलेट तकसीम करने का जमाना नहीं है। आप एक क्लिक के जरिए एक मैसेज लाखों करोड़ों इंसानों तक पहुंचा सकते हैं। आप उस वक्त की ऊपर जो पोलिट ब्यूरो थी, उसके अंदर इंफॉर्मेशन रोकते थे, उस बाद CC में रोकते थे, नीचे रोकते थे, आप कैसे रोक सकते हैं? सो इस सवाल का भी जवाब बाएं बाजू के लोगों को देना पड़ेगा, आज के नजरियादानों को देना पड़ेगा कि किस तरह से ये चीजें, आज की पार्टियां कैसे तख्लीक होनी है। पार्टियां बनानी नहीं है, पार्टियां तख्लीक करनी है। नजरिया पेश नहीं करना, नजरिया पहले तख्लीक करना है। तो हम वो चंद रटी रटाई जो जुमले हैं उनकी दिवाली ना करें, आगे बढ़ें और तख्लीक करें। तख्लीक ही आज का मौजू है। आज के दोनों हजरात जिनको हम खराज तहसीन पर पेश करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, उनकी भी सबसे बड़ी खूबी क्या है? उन्होंने तख्लीक किया है, अदब तख्लीक किया है, उन्होंने अमली जिदोजहद की, और इन दोनों को मिलाकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैंने थोड़ा टाइम लिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ।